मेरी दास्तां, ऐ ज़िंदगी क्या सुनाऊं तुझे मैं मेरी दास्तां। कदम कदम पर खुशियों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पर खुशियों ने साथ छोड़ा, वक्त आने पर अपनों ने हाथ छोड़ा। न मेरी आदतें बदली, न मुझे कोई किनारा मिला, न मेरी आदतें बदली, न मुझे कोई किनारा मिला। मेरे इस डूबती नैया को किसी का सहारा न मिला, किसी का सहारा न मिला। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी कम था। अरे चल क्या रहा है यहाँ पर? हम लोग तो होम्योपैथिक पढ़ने वाले थे, ये शेरो शायरी की क्लास बीच में कैसे आ गई? यही लग रहा होगा ना आपको। सो गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और फिर से वीडियो सुनिए और अब सोचिए, सोचिए सोचिए सोचिए, इस शेरो शायरी को सुनकर आपको क्या फील आया, क्या फील आया वो सोचिए। क्या लगा आपको कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज़िंदगी से निराश हो चुका है और उसको ज़िंदगी में किसी का भी सहारा नहीं मिला, यही था ना? आपको क्या लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी यही सेम फील आया क्या। मुझे तो ये सुनकर यही फील आया। आपको क्या लगा? आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा रूब्रिक लेकर आई हूँ कि जिस रूब्रिक में सिर्फ 4 रेमेडीज़ है और जो 3 मार्क्स के लिए रेमेडी है, वो रेमेडी आज मैं इस वीडियो में आपको उसके एक केस सुनाने वाली हूँ और इस केस में से हम लोग वो रेमेडी समझेंगे और उसके बाद हम लोग ये रूब्रिक भी इन डिटेल समझेंगे, ठीक है? सो गाइज, वो रूब्रिक है डिस्पेयर सपोर्टेड वॉन्ट्स टू बी। एक मेरे पास पेशेंट था कि वो सफरिंग फ्रॉम IBS, ठीक है? तो केस कुछ इस तरह से शुरू होती है। मैंने उसको पूछा कि क्या तकलीफ़ है, तो पेशेंट उस पर बोलता है मेजर इश्यू ओनली स्टमक, खाना टिकता नहीं है, फिर कहीं बाहर नहीं जा सकता, आई कांट मूव अराउंड, मतलब कहीं जाना होता तो डर बैठ जाता है कि टॉयलेट मिलेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा तो क्या करूँगा, उससे ज़्यादा डर बैठ गया है। थोड़ी बीपी की शिकायत है, 1-1.5 साल से बीपी की तकलीफ हो रही है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, पिछले 1.5 साल से स्नोरिंग की भी तकलीफ हो रही है। इस पर मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये स्टमक अपसेट कब से हुआ है? तब उस पर पेशेंट बोलता है 2-2.5 साल से है, पेट में IBS का इन्फेक्शन हो गया था, ऐसा डॉक्टर का कहना था। उसकी तो पूरी ट्रीटमेंट मैंने ली थी पर फिर भी प्रॉब्लम शुरू ही है। इस वजह से बार बार जाने की वजह से बड़ी कमज़ोरी आ गई है। पहले जैसा मैं अब ट्रैवलिंग नहीं कर पाता हूँ, अब उतनी ताकत नहीं है मेरे में ट्रैवलिंग करने की। ऐसा लगता है कि यही चलता रहा तो मैं घर से बाहर जाने के लायक रहूँगा कि नहीं, इसका डर बना रहता है हमेशा। थोड़ा सा भी कोई मेडिसिन लेता हूँ तो तुरंत पेट डिस्टर्ब हो जाता है। इन केस कभी कोई तकलीफ़ हो जाती है, मुझे कोई बुखार आ जाती है, कोई खांसी होने लग जाती है या बॉडी एक होता है, तो मैं एक पेन किलर भी खाऊँ तो पेट इतना इतना सीवियर ख़राब हो जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ डॉक्टर साहब आपको। पूछा कि क्या करते हो फिर आप? तो इस पे पेशेंट बोलता है कुछ नहीं, आराम करता हूँ, अब कोई दवाई लेने का भी मेरा मन नहीं करता है, दवाई लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, दवाई लेकर भी मैं इतने दिनों से दवाई खा रहा हूँ पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं आराम करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करना टाल रहा हूँ। बोले मैं अब जा ही नहीं रहा हूँ कहीं पर भी, घर और ऑफिस छोड़कर मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, और मेरे को ना बोले कोई भी काम ढंग से किया हुआ अच्छा लगता है। बोले जैसे कि कोई भी काम हो, कप हाथ में दिया हो तो ये साफ़ किया होगा कि नहीं, ज़्यादा भर दिया होगा मालूम नहीं तो नहीं चलेगा। मेरे को 3-4 साल में बहुत गुस्सा बढ़ गया है, कोई भी काम परफेक्ट चाहिए, कोई भी काम इधर उधर बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, फिर वो घर में हो या बाहर हो। मैं घर में बोले कबोर्ड में मेरे पेपर्स ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बोले इसी को
किसी ने हाथ नहीं लगाया हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी कोई भी चीज़ इधर से उधर की हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बोले। मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा चिड़-चिड़ करने लग गया हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया मुझे इन बातों पे। पहले ऐसा नहीं था, पर आजकल मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, परफेक्ट लग रही है, प्रॉपर वे से लगती है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही वो चीज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है बोले आजकल। ठीक है, ऐसा बोलता है। मैंने बोला ठीक है, और बोले कुछ नहीं बोले, ये सिर्फ आप पेट ठीक कर दीजिए, बहुत दिक्कत है पेट की। उस पर बोलती हूँ, मैंने सब सुन लिया। फिर मैं बोलती हूँ कि मैं फिर थोड़ा सा सोचने लगी कि थोड़ा साइकोडायनामिक्स की तरफ जाती हूँ। पेट अपसेट है तो मेरा एक उसके लिए कॉमन हमेशा का क्वेश्चन है, मैं उसको पूछती हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप आपके जीवन में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो? ये मेरा क्वेश्चन था। उस पर वो मैंने उसको ये क्वेश्चन पूछा। उस पर पेशेंट बोलता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। फिर से मैं उसको इंसिस्ट कर पूछ रही हूँ, क्या हुआ आपके लाइफ में 2-2.5 साल पहले? सोचिए, सोचकर मुझे बोलिए कि 2-2.5 साल पहले क्या हुआ था आपके लाइफ में, कुछ ऐसा कि जो आपके मन के खिलाफ हुआ और उसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ऐसी कौन सी चीज़ है? मैं उसको बार बार इंसिस्ट कर पूछ रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ये पूछती हूँ। उस पर वो फिर भी बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं, बोले कुछ इतना मेजर इश्यू नहीं है, हो गया जो हो गया, जो होना था वो हो गया, वो तो अपने नसीब थे बोले, जो हुआ सो हो गया, छोड़ दीजिए ना बोले। मैंने बोला क्या हुआ ना, बताइए। अपने नसीब थे बोले, अपने नसीब ही वैसे थे, उसे कौन क्या कर सकता है बोले, अपने नसीब का लिखा हुआ कोई थोड़ी ना बदल सकता है। ऐसा वो मुझे बोलता है। मैंने बोला क्या हुआ ना एग्जैक्ट आप मुझे बोलिए, मेरे केस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ था। मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ हुआ था क्या, ऐसा मैं उसको क्वेश्चन डालती हूँ, कुछ क्राइसिस थे क्या? तो उस पर फिर वो बोलता है, बोले 2-2.5 साल पहले बोले हम लोगों ने एक होटल की होटल बोले तो एक रिसोर्ट बनाने के लिए जगह खरीदी थी बोले। हम लोग 4 पार्टनर थे, मैं पकड़कर। तो उसमें क्या हुआ ना बोले, हम लोगों ने चारों ने 50-50 लाख रुपए जमा करे और एक प्लॉट खरीदा, एक अच्छे लोकेशन पे प्लॉट खरीदा था बोले कि वहाँ पे वो प्लॉट खरीद के हम लोग उस पर रिसोर्ट बनेंगे, ऐसा हमारा प्लान था। और उस रिसोर्ट से फिर हम लोगों की लाइफ लॉन्ग एक इनकम शुरू हो जाएगी, ऐसा हमारा प्लान था। हम लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट उसमें किया था बोले। बोले पर कुछ परेशानी आ गई बोले, जिससे हमने प्लॉट खरीदा था वो उसका जो भाई था वो साइन नहीं दे रहा था वो प्लॉट के लिए, ऐसा कुछ तो भी गड़बड़ था। उस वजह से इसने हमारे से पैसे तो ले लिए, पर वो जो प्लॉट था वो प्लॉट को वो हमारे अब नाम नहीं कर रहा था बोले। उसने हमें धोखा दिया कि पहले तो बोल दिया था कि सब पेपर्स क्लियर है बोले, आप पेमेंट कर दीजिए, हम तुरंत ही आपकी उस प्लॉट की खरीदी कर देंगे। ऐसा उसने हमारे को बोल के हमारे से पूरा पेमेंट पे कर लिया। हम सब लोगों ने 20-20 लाख रुपए जमा किए और उसको डिपॉजिट उसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद में ना, पेमेंट करने के बाद में बोले उसने वादा किया था कि थोड़े 1 महीने के अंदर हम ये प्लॉट आप लोगों के नाम पर कर देंगे और आप आपका काम शुरू कर देना, और जो बाकी का पैसा है वो आप बाद में देते बैठना, ऐसा उसने कहा था। पर फिर हम लोगों ने पैसे 20-20 लाख रुपए दे जमा करके उसको दे भी दिए, सब कर दिया, सब फॉर्मेलिटी हम लोगों ने हमारी तरफ से पूरी कर दी। और उसके बाद में वो मुकर गया बोले, बोल रहा है कि अब भाई की प्रॉब्लम से बोले देखेंगे बोले, प्लॉट जैसा ही होगा तब मैं जैसे ही ये भाई का इशू ख़त्म होगा हम आपके नाम पर प्लॉट कर देंगे, ऐसे वो कितने दिनों से घुमा ही रहा था बोले। उसके बाद में बोले हम लोगों ने क्या ना, हम लोगों ने हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी, कैश जितना था हम लोगों के पास एट द प्रेजेंट, हम लोगों ने उसको दे दिया था बोले। उसको देने के बाद में हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा। 20 लाख रुपए कैश देने के बाद में मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा बोले। बाकी जो पैसे मैं जमा करने वाला था, तो मेरा एक दूसरा प्लॉट था, उसे बेचकर मैं उसे देने वाला था। अब ऐसी कंडीशन आ गई थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, और जो प्लॉट है उसको भी कोई गिराईक नहीं लग रहा था कि उसको देकर मैं कुछ मेरा कर सकूं बोले। और रोज का जो धंधा है उस पर तो सिर्फ घर का गुजारा हो रहा था बोले, बाकी कुछ नहीं बोले।
मतलब मैंने मेरी जितनी भी लाइफ की इन्वेस्टमेंट थी इन कैश मैंने उसको दे दी बोले, और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया बोले। तब मेरी परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई थी बोले घर की। हम सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे बोले, बहुत ही टेंशन में आ गए थे कि उसने इतना बड़ा धोखा किया। और पहले से प्रॉपर्टी के ये मामले घर वाले पहले ही नहीं बोल रहे थे कि ये करो मत बोले आप, फिर भी मैंने ये किया, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। अब घर वालों से अलग से ताने सुनने को मिल रहे थे। मेरी बीबी बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, घर पे गई कि वही बात सुनने को मिल रही थी। वही वो बोलती थी कि इतना इतना आपने देख के करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इतना खर्चा बेवजह का हम लोगों के माथे पड़ गया। अब हम लोग हमारे बच्चों के लिए कैसे लाइफ कैसे सेव करेंगे, कैसे करेंगे, हम हमारा गुजारा कैसे करेंगे, ठीक है। उसका मुझे दिन रात टेंशन आता था। तो मैं मेरे भाई के पास गया, मेरा एक बड़ा भाई था। मैंने मेरे भाई से मदद मांगी कि मैंने उसको बोला कि कुछ दिन के लिए तू मुझे थोड़ा सपोर्ट कर, थोड़ा तू मुझे इकोनॉमिकली कुछ पैसे उधारी पर दे। मैंने मेरे भाई को बोला, तो मेरा भाई पैसे का नाम सुनकर तुरंत मुँह कर गया बोले। मुझे लगा नहीं था कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा कि वो मुझे थोड़ा सा भी सहारा नहीं देगा पैसे का, कि ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊँ करके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को कोर्ट में केस डालनी थी, और केस के लिए बहुत वो केस फाइनल करने के लिए पैसे लगने वाले थे। और वो केस को जो पैसे लगने वाले थे उसकी डिमांड मैंने मेरे भाई के पास उसके लिए मदद मांगी थी। क्योंकि कोर्ट में एक बार केस डालने के बाद में बहुत पैसे लगते हैं, बात बात पर पैसे लगते हैं, और वो पैसे देने के लिए भी मेरे पास उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं था। मैं इतना परेशानी में आ गया था, मुझे बहुत बुरा लगा बोले। मैंने बोला क्या, कि मेरा सगा भाई होकर भी उसने मुझे मदद नहीं की। थोड़े से पैसे का मैं सहारा मांग रहा था उससे, उतना भी उसने मुझे सहारा नहीं दिया बोले। इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा, और उस वजह से इतनी निराशा आ गई बोले मुझे, कि किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगने लग गया तब से बोले। तब से बोले ये जो मेरा पेट है, तब से मेरा ये पेट का भी इश्यू कंटिन्यू चालू है बोले। तभी से मुझे याद आता है कि तभी से ये पेट का भी इश्यू मुझे चालू है बोले, ठीक है। अभी क्या हो रहा है बोले, चलते चलते ना अभी बहुत सांस फूलने लगी है। पिछले कुछ दिनों से ना बीपी की इतनी शिकायत है कि रह रह के बीपी बढ़ जाता है बोले, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी केस। इस केस में ना, इस केस को सुनकर ना आपको क्या फील आया? ये जो पर्सन है ना, अभी क्या है ना, पुअर स्टेज में है, ठीक है। कि पुअर कहाँ पर था ना वो, कि अभी बॉडी कमज़ोरी हो गई है। अभी पहले जितनी मेरे में ताकत नहीं रही है ट्रैवलिंग करने की, अब मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अब मेरे में उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं बिंदास कहीं पर भी ट्रैवल करूँ बिना कोई डर के साथ में। तो यहाँ पे मुझे लगा कि डिल्यूजन पुअर है वो व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद में ये पर्सन में मैंने एक बात पूरा उसका सुनने के बाद मुझे एक लगा कि ये क्या चाह रहा है ना, अपने भाई से सहारा चाह रहा है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल सपोर्ट चाह रहा है कि थोड़े सी वो मदद कर दे, तो ये वो केस कोर्ट में फाइनल कर दे। और उस केस करने के बाद में उसके जो 20 लाख रुपए अटके हुए हैं, वो 20 लाख रुपए का किसी तरह से भी इनकी तरफ से रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट आने के बाद में उनको 20 लाख रुपए का भुगतान वो सामने वाला व्यक्ति करे, ऐसा इसका एक्सपेक्टेशन था। और पर क्या हो गया ना, उसके भाई ने पैसे का नाम सुनते ही वो उसका भाई पीछे हट गया और उसे मना कर दिया उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये पूरे केस सुनकर ऐसा मुझे लगा, और इस पर से मैंने यहाँ पे ये रूब्रिक अप्लाई किया, डिस्पेयर सपोर्टेड वांट्स टू बी। अभी ये रूब्रिक को इन डिटेल समझते हैं। रूब्रिक है डिस्पेयर सपोर्टेड वांट्स टू बी, ठीक है। तो रूब्रिक में फर्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का क्या मीनिंग है? डिस्पेयर बोले तो क्या, निराशा, नाउम्मीद, आशाहीनता, मायूसी, ठीक है। ये हो गए डिस्पेयर के मीनिंग।
अभी हम लोग सेकेंड वर्ड देखते हैं सपोर्टेड। यहाँ पे सपोर्ट को ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है। सपोर्ट बोले तो क्या, सहारा, पालन पोषण, आसरा, समर्थन, सहयोग, शाह, आश्रय। ठीक है, ये हो गए सपोर्ट की मीनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है वांट। तो वांट को समझने के लिए आपको और कुछ वर्ड समझने होंगे। वो वर्ड है नीड। नीड बोले तो क्या, चाहिए, ज़रूरत है। ठीक है, अभी वांट बोले तो क्या, कि उसको ज़रूरत तो है, उसे वो चीज़ चाहिए, पर स्ट्रांगली चाहिए, मुझे उसको चाहिए ही चाहिए वो चीज़, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके पीछे। और थर्ड वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर में क्या, कि मेरी इच्छा है वो चीज़ मुझे मिले, पर ज़रूरी नहीं वो चीज़ मिले ना मिले, उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इच्छा है, सिर्फ इच्छा है बोले तो डिज़ायर। वांट बोले तो स्ट्रांगली वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। नीड बोले तो ज़रूरत। ठीक है, तो हमारे इस रूब्रिक में वर्ड है वांट, मतलब क्या, कि उसको स्ट्रांगली वो चीज़ चाहिए थी, उसको उस चीज़ की ज़रूरत ही थी, उस चीज़ के बिना उसका काम होने ही नहीं वाला था। ठीक है, तो यहाँ ये जो रूब्रिक है मैंने कहाँ अप्लाई किया, मैंने कि उसने उसके भाई से थोड़ी सी मदद मांगी कि इकोनॉमिकली थोड़ा मुझे मदद कर दे, कि ताकि मैं मेरी जो प्रॉब्लम है, जो केस है, मैं कोर्ट में वो फाइनल करूं उन पैसों से, और हम वो केस को लड़ने के बाद में जो हमारे 20 लाख रुपए अटके हुए हैं उसका मुझे वो सामने वाला व्यक्ति भुगतान कर दे, और मैं इस चीज़ में से बाहर निकलूं, जो मुझे लॉस हुआ है उस लॉस में से मैं बाहर निकलूं। ये उसकी आशा थी, और उस आशा का क्या हुआ इस केस में, उसके भाई ने उसके आशा का निराशा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये रूब्रिक अप्लाई किया। होप गाइस आपको ये रूब्रिक समझ गया होगा इन डिटेल। उसके बाद में मैंने रूब्रिक लिया, एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक था इस केस में। वो बोलता है कि फर्स्ट इज परफेक्ट वे वांट्स टू परफॉर्म इन ए। पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे हर चीज़ परफेक्ट लगती है। ये मतलब उसने एग्जांपल दिया कि ये जो कप है, ये कप अच्छे से पूछा होगा कि नहीं होगा, गंदा होगा, पूरा भर कर दिया होगा कि नहीं होगा चाय का, तो मुझे वो चलता नहीं, बोले मुझे वो एकदम परफेक्ट ही चाहिए। मैं मेरे कपबोर्ड में जो पेपर्स है वो वैसे ही रखता हूँ, तो किसी ने भी उस पेपर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मेरी हर चीज़ जगह पर ही रखनी चाहिए। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गुस्सा आने लगता है, मैं चिढ़ता हूँ, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तब यहाँ मैंने ये रूब्रिक लिया था। उसके बाद में पेशेंट बोलता है कि कहीं पर भी जाना हो तो डर लगता है कि टॉयलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक उठाया था, वो रूब्रिक था फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। ये वाला रूब्रिक लिया कि कहीं मैं मेरा आपा ना खो बैठूं और मुझे ये मोशंस ना हो जाए, और मैं सिचुएशन को हैंडल कहीं कर पाने में असमर्थ ना रहूं, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने रूब्रिक उठाया फियर पॉवर्टी। मतलब क्या ना, कि यहाँ उसे लगता कि वो बोलता है ना केस में कि बोले इसी तरह से चलता रहा तो आगे जाके बोले मैं कहीं जाने आने के लायक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, कि घर पर ऐसे ही बैठा रहूँगा, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ का उसे डर लगा रहता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे फियर पॉवर्टी ये रूब्रिक उठाया। इस केस में जो पेशेंट सेज बोलता है उसमें एक और बहुत ही सुंदर ऐसा रूब्रिक है। वो मेन केस के टाइम पे केस टेकिंग में मैंने कंसीडर नहीं किया था, बट जब मैं रेपर्टरी में बाम्बूजा पढ़ रही थी तब ये रूब्रिक मुझे मिला, और वो रूब्रिक इस तरह से था, डिस्पेयर डिस्टिनी एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय। और ये जो रूब्रिक है ये इतने सुंदरता से उसने पेशेंट ने सेज दिए हैं,
वो सेज कुछ इस तरह से थे, जो हो गया सो हो गया, अपने नसीब थे, अपने नसीब थे वैसे, उसे कौन क्या कर सकता है। नसीब का लिखा हुआ कोई थोड़ी ना बदल सकता है, ऐसा पेशेंट ने कहा था। आप खुद भी सुन सकते हैं इस केस में कि उसने ऐसा कहा था करके। और इसके लिए ये जो रूब्रिक है, डिस्पेयर, डेस्टिनी, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय, मतलब वो अब कैसे है, निराशा के स्टेज में चला गया है, तब उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो अपने किस्मत की वजह से हुआ है, अपनी किस्मत करवा रही है अपने से ये सब। ऊपर के इन सब रूब्रिक को उठाने के बाद मैंने उसे एक रेमेडी दी, और वो रेमेडी थी बाम्बूजा। ठीक है, ये रेमेडी मैंने उसे दी, ये एक रेयर रेमेडी है। सो गाइस, ये रेमेडी देने के बाद मैंने सिर्फ स्टार्ट डोज दिया था उसको 30 का, और उसको 10 डेज बाद मैंने फॉलोअप के लिए बुलाया। जब मैंने बाकी पूरे दिन मैंने उसको एसएल खिलाया, उसके बाद जब वो फॉलोअप के लिए आया तो वो बोला कि दिन में से जहाँ मुझे 8-10 बार जाना पड़ रहा था कि कुछ भी खाया तो तुरंत जाओ, घर पर भी रहा तो जाना पड़ता था, ऑफिस में भी कुछ खाया तो मुझे तुरंत जाना पड़ता था। अब वो उसकी जगह बोले अब मैं दिन में से 3-4 बार ही जा रहा हूँ बोले। जो फ्रिक्वेंसी थी, जो इंटेंसिटी थी, काफ़ी कम हो गई थी, पर फिर भी उसका मेंटल लेवल मुझे कुछ इतना ये नहीं लगा, पीसफुल नहीं लगा उसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था इतना अच्छा लग कर भी बोले। तो फिर मैंने इस केस में उसको 200 दिया, 200 पे केस शिफ्ट की, और उसके बाद फिर उसको मैंने 15 दिन बाद बुलाया। उसके बाद जब वो आया तो उसको काफ़ी रिलीफ था। वो बोला हार्डली एक बार सुबह, और कभी तो भी ज़्यादा कुछ स्पाइसी या चरका खाया तो रात को, ऐसे 2 बार मैं जाता हूँ बोले, पर अब पेट का इतना दिक्कत नहीं है बोले।